करवा चौथ की रात थी। आसमान में चमकता चांद जैसे अपने सौंदर्य से हर किसी को भक्ति और प्रेम के भाव में डूबा रहा था। घर की सभी महिलाएं सजीधजी पूजा की तैयारी में लगी थीं। लाल चुनरिया, हाथों की मेहंदी और आरती की थाली की रोशनी पूरे घर में उत्सव का माहौल बना रही थी। लेकिन इस रोशनी के बीच एक अंधेरा भी था जो दिलों में पनप चुका था। जनक ने भी व्रत रखा था और यह देखकर अदिति के मन में जलन की आग और भड़क उठी थी। उसके लिए यह असहनीय था कि जिस औरत को वह अपने जीवन का सबसे बड़ा धोखा समझती है, वह उसके पति के लिए व्रत रखे। अदिति ने बार बार ताने मारे, व्यंग्य किया, मगर ऋषि की नजरें उस पर नहीं थीं। वह बस जनक की ओर देख रहा था। उसकी थकान, उसकी भक्ति और उसकी चुप्पी में कुछ ऐसा था जिसने ऋषि को भीतर तक हिला दिया था। ऋषि उस रात देर तक सोचता रहा। वह जानता था कि इस रिश्ते में अब बस भ्रम बाकी है। उसने खुद को समझाया कि उसकी और जनक की शादी परिस्थितियों का नतीजा थी, मजबूरी थी, लेकिन जनक की मासूमियत, उसके सपने और उसका संघर्ष, इन सब ने उसके भीतर कुछ बदल दिया था। अगले दिन जब घर में पूजा खत्म हुई तो अदिति का गुस्सा और बढ़ गया। उसने सबके सामने जनक को नीचा दिखाने की कोशिश की, उसके कपड़ों पर, उसके व्रत रखने पर, यहाँ तक कि उसके अस्तित्व पर सवाल उठाया। मगर ऋषि इस बार चुप नहीं रहा। उसने सबके सामने साफ साफ कहा कि जनक उसकी जिम्मेदारी है और वह उसकी मदद करेगा, क्योंकि यह वादा उसने अपने पिता से किया था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। अदिति की आंखों में आंसू आ गए, मगर वे आंसू दर्द के नहीं बल्कि आहत अहंकार के थे। उसका प्यार अब जुनून बन चुका था और वह इस जुनून में खुद को खो चुकी थी। उसी रात उसने ऋषि से झूठ बोला कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन ऋषि को उसके झूठ की बू पहले ही लग चुकी थी। उसने शांत स्वर में कहा कि यह नाटक खत्म करो, क्योंकि अब वह झूठ और धोखे के बीच नहीं जी सकता। उसने टेबल पर एक फाइल रखी, डिवोर्स पेपर्स। अदिति को लगा कि उसकी दुनिया बिखर गई है। वह गुस्से में जनक पर चिल्लाई, उसे अपशब्द कहे, यहाँ तक कि उसे धक्का भी दे दिया। जनक गिर पड़ी, मगर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। ऋषि ने उसे संभाला और अदिति पर पहली बार जोर से चिल्लाया, बस करो अदिति, अब बहुत हो गया। अगले दिन घर का माहौल भारी था। अदिति खुद को कमरे में बंद कर लेती है, किसी से बात नहीं करती। ऋषि बाहर बैठा सोचता है कि क्या उसने सही किया या गलत। तभी जनक उसके पास आती है, हाथ में एक छोटी सी डिब्बी लेकर। उसमें सिंदूर था। वह कहती है, ये मैं आपको वापस देना चाहती हूँ। ये आपके लिए नहीं, मेरे लिए बोझ बन गया है। ऋषि चुप रहा, फिर धीरे से बोला, इस सिंदूर का मतलब सिर्फ रिश्ते का नहीं होता जनक, ये उस दुआ का प्रतीक है जो मैं तुम्हारी सलामती के लिए करता हूँ। जनक की आंखें भर आईं। उसने पूछा, आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं ऋषि जी? आखिर मैं आपके लिए क्या हूँ? ऋषि ने सिर झुका लिया, जवाब नहीं दिया, बस सिंदूर की डिब्बी वापस उसकी हथेली में रख दी। वह पल भावनाओं से भरा था, जहाँ शब्दों की जगह खामोशी ने कहानी कही। इसी बीच कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अदिति, जो लगातार तनाव में थी, गाड़ी लेकर कहीं जा रही थी। बारिश हो रही थी, सड़क फिसलन भरी थी और अचानक ब्रेक फेल हो गए। गाड़ी पेड़ से टकराई और एक जोरदार आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। ऋषि, जनक और बाकी घर वाले दौड़ते हुए पहुंचे। डॉक्टरों ने बताया कि अदिति खतरे से बाहर है, लेकिन उसे गहरा सदमा लगा है। यह हादसा सबके लिए झटका था, खासकर ऋषि के लिए, क्योंकि वह चाहता था कि अदिति अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करे, लेकिन अब यह सब एक हादसे में उलझ गया था। घर लौटने पर सबसे बुजुर्ग सदस्य जेठू चुपचाप सबको देख रहे थे। वे अब तक खामोश थे, लेकिन उस रात उन्होंने बोलने का फैसला किया। परिवार एक साथ ड्राइंग रूम में बैठा था, अदिति व्हीलचेयर पर, ऋषि गंभीर चेहरे के साथ और जनक चुपचाप कोने में बैठी हुई। जेठू ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं। जिस सच्चाई से सब भाग रहे हैं, वही अब इस घर को बचाएगी। सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। उन्होंने आगे कहा, अदिति, तुमने जितना खेल खेला, अब वो खत्म होगा।
और ऋषि, तुम्हें भी समझना होगा कि सच्चाई से मुंह मोड़ने वाले कभी चैन से नहीं जीते। उनके शब्दों में वर्षों का अनुभव था। वह बोले, मैं अब चुप नहीं रहूंगा। आज इस घर में जो हो रहा है वह रिश्तों की नींव हिला चुका है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम नफरत की दीवारें गिराएं। माहौल इतना भारी था कि किसी की आवाज नहीं निकल रही थी। ऋषि ने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी दो राहों पर खड़ी है। एक तरफ अदिति का टूटा हुआ अतीत और दूसरी तरफ झनक की सच्चाई भरी आंखें। अदिति का चेहरा फीका था, लेकिन भीतर कहीं उसे एहसास हो चुका था कि उसकी गलतियों ने न सिर्फ उसका रिश्ता बल्कि उसका आत्मसम्मान भी तोड़ दिया है। दूसरी ओर झनक ने अपनी चुप्पी से साबित कर दिया था कि सच्चाई को किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती। और ऋषि, जो अब तक खुद से भाग रहा था, अब समझ चुका था कि जिंदगी की लड़ाई सिर्फ रिश्तों की नहीं, आत्मा की भी होती है। रात के सन्नाटे में जब सब अपने कमरों में लौट गए, ऋषि बरामदे में खड़ा आसमान की ओर देखता रहा। वही चांद फिर से चमक रहा था, वही करवा चौथ की रात का चांद, पर इस बार उसकी रोशनी में सुकून था, जैसे किसी अनकहे वादे का संकेत दे रही हो। शायद यह कहानी अब नई दिशा में बढ़ने वाली थी, जहां झूठ, धोखा और अहंकार के बाद सच्चाई, भरोसा और प्रेम का सूर्योदय होना बाकी था। घर के विशाल हॉल में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। सबकी निगाहें जेठू पर टिक गई थीं, जिनकी आंखों में दर्द और दृढ़ता का अजीब मिश्रण था। अदिति ने गुस्से में कहा, जेठू जी, आपको क्या हो गया है? आप झनक जैसी लड़की की बातों पर यकीन कर रहे हैं? उसकी आवाज में तड़क और अविश्वास दोनों झलक रहे थे। लेकिन जब उसने जेठू की आंखों में देखा, वहां जो पीड़ा और वर्षों से दबा हुआ सच था, उसका स्वर खुद ब खुद धीमा पड़ गया। कमरा मानो सांस रोके इस सन्नाटे का गवाह बन गया। तभी जेठू ने गहरी सांस ली और बोले, अब वक्त आ गया है कि मैं वो सच कहूं जो सालों से मेरे सीने में दफन था। ये सच सब कुछ बदल देगा अदिति, तुम्हारी जिंदगी भी और झनक की किस्मत भी। उनके शब्दों के साथ माहौल और गंभीर होता गया। सबकी आंखों में सवाल थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी पूछने की। तभी जेठू ने अपने पुराने दिनों की कहानी सुनानी शुरू की। उनकी आवाज में दर्द था। सालों पहले जब तुम्हारे पिता इस घर की शान थे, तब एक गरीब रिश्तेदार इस घर में आया था। उसके साथ थी उसकी पत्नी झनक की मां। उस औरत में आत्मसम्मान था, मगर किस्मत ने उसके साथ बड़ा अन्याय किया। समाज के डर और परिवार की प्रतिष्ठा के नाम पर बहुत कुछ छिपाया गया, बहुत कुछ कुर्बान हुआ। अदिति, जिस लड़की को तुम बदनाम कर रही हो, जिसे तुम इस घर से निकालने की हर कोशिश कर रही हो, वो तुम्हारी सौतेली बहन है। यह सुनते ही अदिति के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने एक पल के लिए सबकी ओर देखा, फिर हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, यह झूठ है। आपने यह सब झनक के कहने पर कहा है। उसने आपको भड़काया है। लेकिन जेठू ने शांत स्वर में कहा, अगर ये झूठ होता तो मैं आज तक चुप क्यों रहता? तुम्हारी माँ ने मुझे कसम दी थी कि यह राज किसी को न बताऊं। पर आज जब नफरत अपने ही खून को मिटाने पर उतर आई है, तो मेरी चुप्पी भी गुनाह बन जाएगी। अब मैं और नहीं सह सकता। अदिति वहीं खड़ी रह गई, उसका शरीर कांपने लगा। उसके सामने झनक खड़ी थी, वही लड़की जिसे उसने बार बार अपमानित किया, नीचा दिखाया, घर से निकालने की कोशिश की। अचानक अदिति के भीतर जैसे कोई दीवार ढह गई। उसकी आंखों के सामने बीते हुए सारे पल दौड़ने लगे। झूठी प्रेगनेंसी का ड्रामा, झनक पर लगाए गए आरोप और ऋषि को पाने की उसकी दीवानगी, सब जैसे किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चमक उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बड़बड़ाई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपनी ही बहन को सताया। झनक चुपचाप सब देख रही थी। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन कोई शिकायत नहीं। अदिति की चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं। वह दीवार से टकराकर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मैंने अपने ही खून पर जुल्म किया। मैं क्या बन गई थी? ऋषि दौड़कर उसके पास पहुंचा, मगर वह उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। उसकी मानसिक स्थिति बिखर चुकी थी। वह लगातार बुदबुदा रही थी, मां, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अस्पताल के माहौल में अदिति का इलाज शुरू हुआ।
डॉक्टर ने कहा कि उसे कुछ वक्त और देखभाल की जरूरत है। ऋषि ने परिवार से कहा, अब जो हुआ वह सबका सबक बनना चाहिए। हमें किसी के अस्तित्व को नीचा दिखाने का हक नहीं है। झनक ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, कभी कभी सच्चाई हमें तोड़ती है, लेकिन वही सच्चाई हमें नया जन्म भी देती है। इस घटना के बाद झनक ने अपने जीवन को नई दिशा देने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह अब अपने सपनों को पूरा करेगी और डॉक्टर बनेगी। उसके पिता अनिरुद्ध की तबीयत खराब थी और उनका ऑपरेशन करवाना झनक की प्राथमिकता बन चुका था। वह अस्पताल और कॉलेज दोनों संभाल रही थी। ऋषि अब उसकी हर कदम पर साथ था, चाहे समाज कुछ भी कहे। उसने ठान लिया था कि वह झनक को उसके मुकाम तक पहुंचाकर रहेगा। इस बीच अदिति की झूठी प्रेगनेंसी का सच पूरे परिवार के सामने आ चुका था। सबके चेहरों पर निराशा थी, लेकिन किसी ने उसे ताने नहीं मारे। वह खुद अपने अपराध की सजा अपने अंदर झेल रही थी। उसकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ चुकी थी और उसे अब एहसास हो रहा था कि रिश्तों में झूठ कभी खुशी नहीं दे सकता। एक रात जब वह आईने के सामने बैठी थी, उसने खुद से कहा, अगर मैंने सच्चाई पहले स्वीकार कर ली होती तो शायद मैं आज खुद से इतनी नफरत नहीं करती। वहीं झनक की मेहनत रंग ला रही थी। कॉलेज में उसने टॉप किया और उसकी यह उपलब्धि सुनकर ऋषि और घर के बाकी सदस्य गर्व से भर उठे। ऋषि ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। झनक मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी सोच थी। उसने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होगा। उसे अभी बहुत दूर जाना है, बहुत कुछ साबित करना है। लेकिन दूसरी तरफ अदिति अब भी अपनी अस्थिर मानसिक स्थिति से जूझ रही थी। उसे हर रात सपने आते थे जहां वह झनक को पुकारती थी, माफी मांगती थी, लेकिन शब्द उसके होठों तक नहीं पहुंचते थे। ऋषि उसे देखने गया तो वह बोली, मैं झनक से माफी मांगना चाहती हूँ। क्या वह मुझे माफ करेगी? ऋषि ने बस इतना कहा, वो दिल से माफ कर चुकी है अदिति। अब तुम्हें खुद को माफ करना होगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। झनक ने एक दिन चिट्ठी लिखी अपने परिवार के नाम। उसमें लिखा था, मैं अपनी नई शुरुआत करने जा रही हूँ। मुझे पता है कि मैं आप सबकी दुआओं से ही इतना मजबूत बन पाई हूँ। अब वक्त है अपने सपनों को सच करने का। मुझे मत ढूंढना, क्योंकि मैं वही हूँ जहाँ मेरी माँ की अधूरी कहानी खत्म हुई थी, उसे पूरा करने। जब जेठू ने वह चिट्ठी पढ़ी, उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में सुकून। उन्होंने कहा, अब यह घर झूठ के बोझ से आजाद है। और झनक, वह अब सिर्फ नाम नहीं, एक पहचान बन चुकी है। घर में सन्नाटा था, मगर उस सन्नाटे में एक नई शुरुआत की आहट थी। यह एपिसोड सच्चाई, पछतावे और नए सपनों का संगम था। अदिति का दर्द, झनक का संघर्ष और ऋषि का संयम, तीनों ने मिलकर एक ऐसी कहानी रची जो रिश्तों की गहराई को नए मायनों में परिभाषित कर गई। अब बस इंतजार था उस पल का जब यह कहानी एक नई सुबह के साथ आगे बढ़ेगी, जहां माफी, प्रेम और आत्मसम्मान की रोशनी सबसे गहरे अंधेरों को मिटा देगी।